हमारे आज की कहानी है सिल्क की साड़ी का तमाचा। आज तो खुशी के मारे सरस्वती जी फूले ही नहीं समा रही थी। पूरे घर में सुबह से इधर से उधर, उधर से उधर चक्री की तरह घूम घूम कर काम कर रही थी। आज उनका पोता पूरे 1.25 महीने का हो गया था। उसके नामकरण के अवसर पर उनके बेटे और बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोसियों के लोगों को पार्टी में बुलाया था। इसलिए सरस्वती जी मेहमानों की आवागमन में मशगूल थीं और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी, चाय, नाश्ता रसोई घर से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर किचन में पड़े हुए पानी पर फिसल गया और सरस्वती जी के हाथ से कॉफ़ी की ट्रे छूट गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर कॉफ़ी गिर गई और दाग पड़ गया। उसी समय उनकी बहू काजल गुस्से में तमतमाती हुई उनके पास आई और बजाय यह पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान रहता कहाँ है? बहू की बातें सुनकर सरस्वती जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगी। फिर बहू बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने इसे खराब कर दिया। यह साड़ी मुझे मेरे पति ने हमारी पहली एनिवर्सरी पर दी थी। जानती हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अरे कभी सपने में भी देखी है इतनी महंगी साड़ी? बाहर खड़े सारे मेहमान काजल की बातों को सुन रहे थे। तभी सरस्वती जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुन अपराध बोध होने लगा था, रुंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल चाय कॉफ़ी लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर पानी पर पड़ गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू काजल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, आपकी गलती थोड़ी है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दे दी। अब इन साड़ियों के लायक ही नहीं हो। आपकी तो वही फटीचर सूती साड़ी पहनने की ही औकात है। सामने से उनका बेटा अनुज भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, कितनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए था ना। अब देखो, बेचारी काजल की पूरी साड़ी खराब कर दी आपने। सभी मेहमानों की नज़र सरस्वती जी पर ही थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर सरस्वती जी से अब रुका नहीं गया। वह अपनी नज़रें झुकाए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गर्मा गर्म कॉफ़ी गिरने के कारण सरस्वती जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी जितनी तकलीफ़ उन्हें सारे मेहमानों के सामने बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ़ पहुंची थी। रह रह कर सरस्वती जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 3 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए हुए। इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। 65 वर्ष की उम्र में भी जहां बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देती हैं, वही मैंने अपने बेटे और बहू की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी मैं मुंह से उफ तक ना की। लेकिन बहू को यह सब नज़र नहीं आया और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े से दाग क्या लग गए, सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे और बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 3 महीने पहले जब काजल माँ बनने वाली थी और एक दिन अनुज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो काजल उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। काजल की यह बात सुनकर अनुज ने कहा, नहीं यार,
मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हें आराम ही आराम मिले। काजल अनुज की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। तब अनुज ने कहा, बस तुम देखती जाओ। मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर अनुज अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह अनुज के जाते ही काजल के मोबाइल की घंटी बजी और काफ़ी देर तक काजल अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब अनुज घर वापस आया तो काजल से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना। मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर काजल मुंह बन गया और कहने लगी, ये तरकीब निकाली तुमने? जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब इतना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे काजल, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें बच्चे को पालने के लिए आया और घर के कामों के लिए काम वाली बाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर काजल तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है। तभी अनुज उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा तो काजल बोली, वो मेरा मतलब है कि माँ का फ़ोन आया था। वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 1 साल के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक के सारे काम वह करती रहेंगी। लेकिन अनुज, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो। यहाँ तो केवल माँ की ही ज़रूरत है। तभी अनुज बोला, काजल, तुम तो समझती नहीं हो। अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने की समस्या हो जाएगी और अगर वह वहाँ रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम क्या यह भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है? जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में ही खर्च करेंगे ना। मेरा खर्चा भी कुछ कम हो जाएगा। फिर अनुज ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो उन्हें रिटायरमेंट पर अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एक एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी भी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ से आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी काजल बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने लग जाए। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी अनुज ने कहा, अरे यार, तुम बहुत सोचती हो। तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आने तो दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अनुज की बात सुनकर काजल तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की है? जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फ़ोन। हाँ हाँ बाबा, हाँ लगाता हूँ। अनुज ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, काजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। 7वां महीना चल रहा है। आजकल तबीयत भी उसकी ठीक नहीं रहती। अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही है। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर सरस्वती जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर सरस्वती जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब लक्ष्मी नारायण जी घर लौटे तो सरस्वती जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी है
और उन्हें कोई भी मेड नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर स्वामी नारायण जी बोले, बात तो ठीक है सरस्वती, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। आखिर इतनी सालों बाद बेटा और बहू हमें इतनी बड़ी खुशी जो देने वाले हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद भी नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी और तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर सरस्वती जी खुश हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा अनुज, हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। सरस्वती जी ने बड़े ही लाड़ प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 3 दिन के बाद सरस्वती जी और लक्ष्मी नारायण जी अपने बेटे और बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो अनुज ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी ख़राब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो ये लीजिए, आप ही रसोई संभालिए और घर की बाकी की जिम्मेदारियां भी अब आपके ही हवाले हैं। बेटे ने उन्हें इतने हक से जताकर कहा कि तो सरस्वती जी बहुत खुश हो गईं। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुंचते ही सरस्वती जी ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम सरस्वती जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देखकर स्वामी नारायण जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर सरस्वती जी हंसते हुए कहती हैं, अरे आप भी ना, बेटा और बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नज़र नहीं आता। एक बार सब कुछ निपट जाए तो मेरी चिंता भी ख़त्म होगी। तभी कमरे से काजल की आवाज़ आई, माँ जी, मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय अनुज भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? सरस्वती जी फिर से घर के कामों में जुट गई। आखिरकार वह समय आ ही गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और सरस्वती जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट भी भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करते जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन बना कर देती, बच्चे की जैतून के तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों की बहुत अच्छे से सेवा करती, दिन रात उनका ख्याल रखती। एक दिन सरस्वती जी और लक्ष्मी नारायण जी अपने पोते को गोद में लेकर उसे खूब लाड़ प्यार जता रहे थे। वह दोनों तो उसकी बलाइयाँ ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा अनुज उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर लक्ष्मी नारायण जी बोले, तो बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतनी पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर अनुज की तो बाछें ही खिल गईं। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि काजल को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह तो किसी काम के है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है, ससुर जी तो बस घर पे बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो काजल ने अपने पति अनुज से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर अनुज ने उसे डांटते हुए कहा, काजल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है
उनकी एफडी मैच्योर होने वाली है। जितना भी पैसा आएगा वह पैसा से हम बड़ा मकान खरीदेंगे। हमारा सपना पूरा ही होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसीलिए जब तक वह पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे बाबूजी को नाराज़ हो जाए। अगले ही दिन जब सरस्वती जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। सरस्वती जी बोली, अरे क्या बात है जी, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, सरस्वती, बहुत समय से अनुज बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम लोग कब तक बेटा और बहू से अलग रहेंगे। आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे और बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकें जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर सरस्वती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। फिर लक्ष्मी नारायण जी बोले, ठीक है सरस्वती, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए अब सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन भी बेचने पर लगा देता हूँ। बात कर लेता हूँ। इस सब काम में एक सप्ताह तो निकल ही जाएगा। फिर सरस्वती जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो बच्चे के नामकरण की खुशी में बहू बेटी ने घर में पार्टी रखी है। अरे सरस्वती, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन लक्ष्मी नारायण जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा और बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब सरस्वती जी रसोई घर से काम करके बाहर आईं, तभी उन्होंने मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गईं और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। सरस्वती जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शब्द रह गईं। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे अनुज के सामने कह रही थी, लेकिन अनुज ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सरस्वती जी की बहू काजल इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मुख दर्शन बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1.25 महीने का हो गया तो अनुज और काजल ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन सरस्वती जी की बहू काजल उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आप आज रात की पार्टी में पहन सको। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वह सब पुराने डिज़ाइन की हैं, सस्ती सी साड़ियाँ हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आज आप पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि ये साड़ियाँ मेरे पति ने दी हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। ध्यान रखना इस साड़ी पर कोई दाग न लगने पाए। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी दे देना, तभी मैं पहनूंगी। काजल ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं पहनी होगी, जैसे ही मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें सरस्वती जी को मन ही मन दर्द दे रही थीं। अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली।
शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटा और बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर सरस्वती जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थीं। उनके पति लक्ष्मी नारायण जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वे गांव गए थे उसमें अभी 2-3 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते सरस्वती जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर में पड़े हुए पानी पर फिसल गया और चाय कॉफ़ी उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद जो उनके बेटा और बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे बिना खाना खाए पिए ही अपने कमरे में चली गईं और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो काजल गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्चा 600 रुपये आता है। मैं आपकी तरह सस्ती मद्दी फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बातें सुनकर सरस्वती जी स्वयं को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थीं। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले ही दिन जब उनके बेटा और बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फ़ोन आया और सरस्वती जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तो सरस्वती जी कुछ बोल ही नहीं पाई। सरस्वती जी की चुप्पी स्वामीनारायण जी के मन में कई प्रश्न खड़े कर रही थी। तो वह कहने लगे, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ पर सब लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाइए। मुझे आपके बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सरस्वती जी ने रुंधे स्वर से कहा। अचानक सरस्वती जी के मुंह से यह बात सुनकर स्वामीनारायण जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है? तब सरस्वती जी ने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फ़ोन पर बता दी। यह सब सुनकर लक्ष्मी नारायण जी को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मी नारायण जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं लगने दी थी। लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बेटे और बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया है, तो वह भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि 3 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और इस सब का यह सिला दिया बेटे और बहू ने। 3-4 दिन बाद स्वामीनारायण जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वह अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी बहू काजल कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े ही उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। काजल को लगा शायद वह साड़ी उसका पति अनुज उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आ चुके हैं, क्योंकि जब वह आए थे तब काजल उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि अनुज उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। काजल फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वह साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही महंगी थी। काजल सोचने लगी कि यह साड़ी कम से कम 40,000 की तो होगी। वह तो हमेशा से ही ऐसी ही साड़ियाँ खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही अनुज भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे में से निकलकर काजल ने बड़ी ही खुशी से अनुज को आवाज़ देकर बुलाया और बोली, देखिए ना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब अनुज ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और बोला, काजल ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर काजल हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब?
क्या यह साड़ी तुम नहीं लाए हो? अरे क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? यहीं तो रखी हुई थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय अनुज और काजल की बातें सुनकर स्वामी नारायण जी अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर निकले। काजल और अनुज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मी नारायण जी कहने लगे, बहू वह साड़ी अनुज नहीं मैं लेकर आया था। तभी अनुज ने कहा, अरे पिताजी आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर काजल के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने यह साड़ी पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई। और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर उसने रखने लगी, तभी लक्ष्मी नारायण जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, यह साड़ी अब तुम ही रख लो, क्योंकि मेरी पत्नी किसी की भी उतरन नहीं पहनेगी और अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वह मालकिन होगी। लक्ष्मी नारायण जी की यह बात सुनकर उनका बेटा अनुज प्रश्नवाचक नज़रों से अपने पिताजी के चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी लक्ष्मी नारायण जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज़ निकाले और अनुज के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे शहर को गांव से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का बड़ा सा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज़ हैं। अपने ससुर की यह बात सुनकर काजल के तो होश ही उड़ गए। और यह बात सुनते ही अनुज भड़क उठा, यह क्या बाबूजी, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी ज़िंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिया। और बहू तुम यह कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी ये महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन बहू वह तो सरस्वती ही हमेशा साधारण ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं किए। और बेटा अनुज, यह तो हम लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग ज़िंदगी भर त्याग करते आए हैं, वही बच्चे हमें यह दिन भी दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ज़मीन तो मैंने बेच दी। अच्छा हुआ 3 दिन पहले ही तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना असली रंग दिखा दिया। बहू अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वह फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी के मुँह से यह सब जवाब सुनकर काजल को तो ऐसा लग रहा था जैसे बिना थप्पड़ खाए उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का काजल और अनुज को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी लक्ष्मी नारायण जी बोले, चलो सरस्वती, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय लक्ष्मी नारायण जी ने अनुज से वह कागज़ लिए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने बड़े लाड प्यार से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हारे किसी शौक़ में उसने कभी कोई कमी नहीं रखी।
लेकिन इसे क्या मालूम था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अरे एक साड़ी ही तो गंदी की थी तुमने, अपनी माँ की ना जाने कितनी ही साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर लक्ष्मी नारायण जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज अनुज और काजल की नज़रें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थीं। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए निशब्द खड़े रह गए। दोस्तों, बहू बेटे का घमंड चूर करने के लिए जो लक्ष्मी नारायण जी ने किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।